स्वागत है मित्रों आपका इतिहास की दुनिया में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा के केंद्र में है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में अब तक अपन 5 बार मिल चुके हैं और आज 6ठी बार मिल रहे हैं। पिछली मुलाकातों में हमने देखा कि मोहम्मद तुगलक एक अस्थिर स्वभाव का सुल्तान था। उसके स्वभाव में संतुलन नहीं था। उसके व्यक्तित्व में विरोधी तत्वों का भरपूर समावेश था। यहां तक कहा जाता है कि वह पागल था। उसके कारनामों को देखते हुए मैं ये कहता हूं कि ठीक है, कोई कहता है कि वह पागल नहीं था तो पागल नहीं था, लेकिन वह किसी पागल से कम भी नहीं था। हमने देखा कि उसने दोआब में कर वृद्धि की और दोआब को बर्बाद कर दिया। उस बर्बाद हुए दोआब को आबाद करने के लिए कृषि संबंधी प्रयोग किया और उसमें भी मात खा गया। फिर उसने राजधानी परिवर्तन का काम किया कि दिल्ली से दौलताबाद ले जाऊंगा मैं राजधानी को, और उसमें उसने जो व्यवहार किया दिल्ली की जनता के साथ, वह उसे किसी पागल से कम नहीं ठहराता। उसके बाद उसने प्रतीक मुद्रा चलाई। ठीक है, प्रतीक मुद्रा के प्रयोग दुनिया में होते रहे हैं। मुद्राओं में प्रयोग होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने चांदी की जगह तांबा चला दिया या कांसा चला दिया, लेकिन आपने ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं की कि कोई दूसरा उन सिक्कों को नहीं बना सके, तो बहुत बड़ी बर्बादी हुई। इसके बाद भी उसका खजाना खाली नहीं होता है, क्योंकि उसका बाप बहुत धन छोड़कर गया था और यह धन अलाउद्दीन खिलजी के समय खास तौर से दक्षिण से लूटा हुआ धन था। खैर, आज हम उसकी एक नई योजना की बात करेंगे और वह योजना है उसकी खुरासान विजय की योजना। उसके दिमाग में यह ख्याल आया कैसे? पहले तो आप देखिए, यदि आप नक्शा देखेंगे तो पहले तो अपना भारत, मुल्तान, सिंध, पंजाब, इस सब को पार कर जाइए और अफगानिस्तान में प्रवेश कर जाइए। अफगानिस्तान में प्रवेश कर लीजिए, फिर आप अमू दरिया और सीर दरिया के जो बीच का क्षेत्र है वहां चले जाइए, जिसको ट्रांस ऑक्सियाना का क्षेत्र कहते हैं, और उसके पश्चिम में आप ईरान की तरफ बढ़िए। वहां एक जगह है खुरासान। सुल्तान को यह विचार आया कि उसे खुरासान जीतना चाहिए। आजकल खुरासान ईरान का एक प्रांत है और बहुत छोटा है, लेकिन हम जिस समय के खुरासान की बात कर रहे हैं, खुरासान का मतलब होता है सूर्योदय, सूर्योदय की भूमि। वैसे तो सूर्योदय की भूमि कोई और है, सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, आप ढूंढिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहां इसका अर्थ बता रहा हूं, खुर मन सूर्य होता है। तो ये आज तो ईरान का कोई बहुत बड़ा प्रांत नहीं है, लेकिन उस जमाने में खुरासान अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र था।
इस पर ईरान के राजाओं की नज़र रहती थी, इस पर अफगानिस्तान वालों की नज़र रहती थी, इस पर जो रूस के जो क्षेत्र हैं, जो विभाजित रूस के जो देश हैं, वे देश भी बहुत सारे इसकी सीमा पर पड़ते हैं, तो उधर से भी दबाव रहता था। यानी खुरासान पर दूसरे देशों की नज़र रहती थी, आप ये समझ लीजिए। बहुत बड़ा चारागाह है। खैर, हमें तो यह देखना है ना कि मोहम्मद तुगलक ने खुरासान विजय की योजना बनाई थी, इसलिए मैं उस भूगोल में बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के लिए ज़रूरी है कि वे भूगोल पढ़ते रहें। भूगोल का प्रारंभिक ज्ञान इतिहास के विद्यार्थी के लिए, इतिहास को समझने में रुचि रखने वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हुआ ये कि 1325 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक गद्दी पर बैठता है और 1326 में मंगोलों की तरफ से हमला हो जाता है। मैंने अभी जिस ट्रांस ओक्सियाना प्रदेश का नाम लिया था ना, वहां तरमाशीरी नामक मंगोल सरदार का कब्जा था और वह हिंदुस्तान में घुस आया। उसने सिंध पर हमला कर दिया, आगे तक आ गया। मोहम्मद तुगलक सुल्तान बना ही था, जमने की कोशिश कर रहा था कि ये उखड़ने के संदेश प्राप्त होने शुरू हो गए कि यदि तरमाशीरी को रोका नहीं गया तो वह दिल्ली तक आ जाएगा, लाहौर मुल्तान सब निपटा के और दिल्ली आएगा। तो मोहम्मद तुगलक ने फौज भेजी और जो निष्कर्ष है उसकी फौज भेजने का वह यह है कि उसकी फौजें तरमाशीरी को पीछे धकेलने में सफल हो गई। अब इसके पीछे राजनीति क्या रही, कूटनीति क्या रही, या परिस्थिति कैसी बनी, यह एक अलग प्रश्न है। कई इतिहासकार तो तरमाशीरी के आक्रमण का जिक्र ही नहीं करते हैं। उस समय के जो लेखक हैं वे फरिश्ता जैसे लोग लिखते हैं कि मोहम्मद तुगलक की और तरमाशीरी की दोस्ती हो गई थी, दोनों के बीच में मित्रता हो गई। अर्थ यह निकाला जाता है कि मोहम्मद तुगलक ने उसको धन देकर लौटा दिया, वह चला गया। अब तरमाशीरी की स्थिति पर थोड़ा गौर कर लीजिए। वह ट्रांस आक्सियाना प्रदेश का शासक है और ट्रांस आक्सियाना प्रदेश के पश्चिम में खुरासान है और खुरासान पर जो नियंत्रण करना चाहता है वह ईरान भी चाहता है और तरमाशीरी की तो इच्छा थी ही कि वह खुरासान पर कब्जा करे। तो तरमाशीरी की महत्वाकांक्षा खुरासान को जीतने की, ये जो बातें हैं ये 1333-34 ईस्वी की हैं और हमें ध्यान से समझना चाहिए पूरी बात को, बहुत आसान है। तो क्या हुआ, अब चाहे मंगोलों के साथ किसी तरह का संघर्ष हुआ होगा, लेकिन मंगोलों से यानी तरमाशीरी से मोहम्मद तुगलक की दोस्ती हो गई, हमें यह मानना चाहिए। तरमाशीरी मूर्ख नहीं था कि वह मोहम्मद तुगलक से दोस्ती करे। एक प्रमुख कारण यह था कि वह खुरासान हासिल करने के लिए मोहम्मद तुगलक का इस्तेमाल करना चाहता था और मोहम्मद तुगलक जिसके मन में यह विचार था कि
हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, हम पूरी दुनिया में राज करेंगे। और दुनिया में राज करने के लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान से बाहर निकला जाए। और हिंदुस्तान से जब बाहर निकलना है तो फिर अंतरराष्ट्रीय समझौते करने पड़ेंगे ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। इस लिहाज से तर्माशीरी से दोस्ती हो जाए तो अच्छा है। अब मोहम्मद तुगलक हिंदुस्तान, तर्माशीरी ट्रांस आक्सियाना, और इसके अलावा इन दो में तो दोस्ती हो ही गई। इन दो ने मिलकर और मिस्र के राजा से दोस्ती कर ली और यह बन गया एक त्रिगुट। और यह त्रिगुट किसके खिलाफ सक्रिय होता? ये सक्रिय होता ईरान के खिलाफ। और इस त्रिगुट की नीयत थी खुरासान पर कब्जा करने की। अब एक बात पहले सुन लीजिए, तर्माशीरी यदि खुरासान पर कब्जा करता है तो वह तो उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र है, उसके राज्य से बड़ी आसानी से मिलाया जा सकता है, सीमा का विस्तार ही तो होना है। लेकिन ये मोहम्मद तुगलक साहब का वहां क्या इंटरेस्ट है? मोहम्मद तुगलक को खुरासान तक जाने के लिए तर्माशीरी के राज्य को पार करना पड़ता है। तो यदि वह खुरासान जीत लेता है तो फिर क्या उसकी योजना ट्रांस आक्सियाना को भी जीतने की थी? कहीं स्पष्ट नहीं होता, कहीं उल्लेख नहीं है। और वह जीत भी नहीं सकता था। बड़ी मुश्किल से तर्माशीरी को आप 1526 में भगा रहे हो और मंगोलों का स्थायी संकट है। आप कैसे पूरे अफगानिस्तान को रौंद कर और खुरासान तक चले जाओगे? फिर कोई नहीं है क्या उसके आगे? अब तर्माशीरी ने क्या किया? तर्माशीरी ने कहा कि तुगलक साहब आप फौज तैयार कीजिए। अच्छा, ये क्या होता है, सीधे सीधे नहीं कहा जाता, गुट बन गया ठीक है, मदद करेंगे एक दूसरे की। यानी तर्माशीरी ने अपने दामाद, जिसका नाम था अमीर नौरोज, उस नौरोज को मंगोलों के एक गुट के साथ हिंदुस्तान भेज दिया। मोहम्मद तुगलक के दरबार में, उसकी सभा में, और इस काम के लिए भेजा कि तुगलक को हमेशा तैयार रखा जाए, उसका हौसला बुलंद रखा जाए कि आप खुरासान तक जा सकते हो। तो यह काम उसने बहुत अच्छी तरह से किया। 1351 तक रहा वह, मोहम्मद तुगलक की मौत तक रहा। तो मंगोलों से ठीक है, दोस्ती हुई, अच्छी बात है, लेकिन उस दोस्ती की कीमत खुरासान का अभियान नहीं होना चाहिए थी। अब क्या हुआ कि ये घटनाएं घट गई। अब इस योजना को लागू कैसे किया जाए? तो योजना को लागू करने के लिए जरूरी है कि मोहम्मद तुगलक के पास एक बड़ी फौज हो। भाई यह बात तो समझ में आ ही गई, बड़ी सरल सी बात है कि खुरासान भारतीय सीमाओं के स्वाभाविक रूप से निकट नहीं है। यदि अफगानिस्तान को रौंद दिया जाए और पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो जाए, दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो जाए और कब्जा भी पक्का हो जाए, ऐसे नहीं कि आप जैसे ही लौटे पीछे से उपद्रव हो जाए, ऐसा नहीं, पक्का कब्जा हो जाए और आपकी सीमाएं खुरासान से लगे, उधर ईरान की सीमाएं खुरासान से लगे, तब तो आपको शोभा देता है कि आप अपने राज्य का विस्तार करें।
लेकिन बीच में किसी दूसरे के राज्य को पार करके और आप किसी तीसरे राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं, और आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है तर्माशीरी के भेजे हुए, ये आपको बार बार प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? फिर एक और बात याद रखिए, तर्माशीरी ने उसको कहा, मोहम्मद तुगलक को, कि ठीक है, हम खुरासान को जीतेंगे और इसके लिए आप गजनी को अपना केंद्र बनाइए, हम आपको गजनी दे देंगे, गजनी संभालिए आप। तर्माशीरी अपने राज्य का एक बड़ा शहर और दे रहा है किसी दूसरे राज्य के सुल्तान को, और वह वहां पूरा नियंत्रण बना रहा है अपना। यानी एक तरह से गजनी को अड्डा बनाने के लिए कह दिया गया कि गजनी को आप अड्डा बना लीजिए अपना, और अपनी फौजें वगैरह यहां आप छोड़ सकते हैं, फिर यहां से आगे की कार्रवाई आप करना। बड़ी जोरदार बात है साहब। यानी एक सुल्तान की कल्पनाशीलता देखिए आप, किस सीमा तक स्वप्नदर्शी है वह। आपसे हिंदुस्तान नहीं जीता जा रहा, हिंदुस्तान में स्थान स्थान पर विद्रोह होते हैं, उन विद्रोहों से आप नहीं निपट सकते। आपके हाथ में दक्षिण नहीं है ठीक प्रकार से, और आप जाना चाहते हैं पता नहीं कितनी दूर, कहां तक। तो यह बात सुल्तान सोच नहीं रहा है कि मैं यदि अफगानिस्तान में फंस गया तो ये, या खुरासान में फंस गया आगे जाके, तो ये भी हाथ से जाएगी सल्तनत। ये बात तो कोई भी समझ सकता था, बड़ी सामान्य बात है, लेकिन सुल्तान को कहे कौन? और सुल्तान ने ऐसे अपने मित्र बनाए भी नहीं थे कि उसको राय दी जा सके। अलाउद्दीन खिलजी ने तो फिर भी कुछ ऐसे दोस्त बनाए थे जो उसको राय देते रहते थे, जिनकी राय वह मान भी लेता था, और वह कह भी देता था कि यदि आपकी राय मुझे पसंद नहीं आएगी तो मैं मारूंगा नहीं। अब इनसे मोहम्मद तुगलक साहब से कौन पंगा ले, इसलिए कोई बोलता भी नहीं था। हाँ सुल्तान अच्छा है, हाँ सुल्तान अच्छा है, क्योंकि सुल्तान को जब आप अच्छा कहेंगे, सुल्तान को आप महान कहेंगे, सुल्तान को आप ये कहेंगे कि आप तो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं साहब, आपके सामने क्या है कोई, तो सुल्तान आपको धन देगा, खुश होगा, आपको माला माल करेगा, आपका काम हो गया। तो इस तरह का वातावरण था। खैर, तो एक तिहरा गठबंधन बन गया, मिस्र का शासक साथ हो गया, तर्माशीरी हो गया, ये मोहम्मद तुगलक हो गया, गजनी दे दिया गया कि साहब गजनी को आप संभालिए और गजनी को काम लीजिए। ठीक है, अब व्यवस्था करनी थी सैनिकों की। सैनिक तो भर्ती करने पड़ेंगे, सैनिक कहां से आएंगे? तो सैनिकों को भर्ती करने के लिए समय चाहिए, और सुल्तान को है जल्दी। आप जब सैनिकों को भर्ती करेंगे तो एक योजना बनाएंगे ना कि हमें इतने सैनिक भर्ती करने हैं, हमें यह देखना है कि हम जितने सैनिक भर्ती कर रहे हैं उनका वेतन देने के लिए हमारे पास धन है क्या, हम जो योजना बना रहे हैं इस योजना में समय लग सकता है 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 12 महीने, इतने दिनों तक इन सैनिकों का खर्चा निकाल सकते हैं क्या। फिर हमें सैनिकों का स्वास्थ्य देखना है, जिस व्यक्ति को भी भर्ती करेंगे उसका स्वास्थ्य देखेंगे। अलाउद्दीन ने प्रथा शुरू की थी, खुलिया और दाग, रजिस्टर में उसका चेहरा लिखेंगे, यदि वह घोड़ा लेकर आया है तो उसके घोड़े पर दाग लगाएंगे, पहचान लगाएंगे, और हम एक अच्छी और व्यवस्थित सेना खड़ी करेंगे। लेकिन यहां तो 3,70,000 लोग
इकट्ठे किए गए फौज के नाम पर। इतनी फौज तो सुल्तान की जो नियमित फौज थी वह भी नहीं थी, उससे ज्यादा। यानी सपने देखने की भी एक सीमा होती होगी ना। इन्होंने बहुत बड़ा सपना देखा। वो जानता था ना कि बड़ी फौज हुए बिना तो जीता ही नहीं जा सकता दुनिया को। और उसके दरबार में आने वाले लोग उसको कहते रहे कि हाँ साहब, आप तो खुरासान जीत सकते हैं। यहां तक कि खुरासान से भी लोग उसके पास आते थे। खुरासान के जो लोग तरमाशीरी के संपर्क में थे, ये तो हर जगह होता है भाई। जो दूसरा पक्ष होता है, जहां जिन लोगों का कब्जा होता है, उन लोगों का विरोधी पक्ष जो होता है वह शत्रुओं से हमेशा ही मिलता है। तो खुरासान के लोग तरमाशीरी के संपर्क में थे। तरमाशीरी ने उनका संपर्क मोहम्मद तुगलक साहब से कराया। बोले साहब, ईरान और तुरान जीतने में क्या समय लगता है, आप जीत सकते हो। तो वह भावना तो काम कर ही रही थी। तो इसने क्या है कि फौज इकट्ठी की और बेतरतीब ढंग से फौज इकट्ठी की। न तो हुलिया लिखा, न उनके ढंग से नाम पते लिखे, मतलब कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं किया व्यवस्थित रूप से। न उनका वेतन निर्धारण ढंग से किया। जो लोग जैसे जैसे मिले वैसे वैसे वह उनको इकट्ठा करता चला गया। उसमें मंगोल भी थे, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सभी तरह के लोग थे। और एक ही बात कही जा रही थी कि हम खुरासान तक जाएंगे और इतना लूट का माल मिलेगा, इतना लूट का माल मिलेगा कि आपका वेतन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वेतन के अलावा भी आपको उपहार मिलेंगे। तो लालच में फौज इकट्ठी हो गई। और अब क्या हुआ कि भाई अंतरराष्ट्रीय मामला था ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी। तो एक ही दिन में तो वह निकल नहीं जाएगा फौज लेके। तरमाशीरी का संकेत होगा, मिस्र की ओर से संकेत आएगा, बहुत सारी चीजें होंगी। यानी इस फौज को इकट्ठा करते हुए और इकट्ठा करने के बाद भी 12 महीने निकल गए, लेकिन योजना जो है वो बनी नहीं, मतलब आगे नहीं बढ़ी योजना। किसी भी कारण से कोई जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वह आज की तरह तो था नहीं। सूचनाएं आने में, सूचनाएं जाने में समय लगता था। तो दूसरा वर्ष प्रारंभ हो गया और इन 3,70,000 सैनिकों को तनख्वाहें देनी पड़ी। हालत यह हो गई कि खजाना खाली होने लगा। इतने सारे लोगों का खर्चा, खाना पीना, रहना, और इतने लोगों का वेतन, फिर साथ में घोड़े भी, और भी 1000 तरह की व्यवस्थाएं, खूब पैसा खर्च हो गया। अब आप कहोगे कि यह जो है योजना आगे लागू क्यों नहीं हुई। इसका कारण यह था कि ये जो तरमाशीरी था ना, इस तरमाशीरी को हटा दिया था। यानी वह अपदस्थ हो गया था, उसके हाथ से शासन निकल गया था। और जो मिस्र का राजा था उसने फारस के राजा से समझौता कर लिया था। जो फारस का राजा था उसका समझौता हो गया मिस्र के राजा से। तरमाशीरी की गद्दी हाथे नहीं। अब किसने गद्दी ली, क्या हुआ, कौन था, उस बात से हमें कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं इस समय। यानी यह त्रिगुट हो गया भंग। अब क्या करें। तो फिर बाद में कहा कि अब आप लोग जाइए सैनिकों से। यानी 1,00,000 लोग रखे। बोले मुझे अब दूसरा अभियान करना है, कराचील का अभियान करना है, जो मैं अगले अंक में जिक्र करूंगा आपसे। उतने लोग तो रख लिए और बोले बाकी जाओ। अब कईयों का वेतन बाकी रह रहा था, कईयों को यह था कि लूट के माल में हिस्सा मिलेगा, कुछ नहीं मिला। नतीजा क्या हुआ। नतीजा यह हुआ कि जिन लोगों को फौज से निकाल दिया गया था वे गुंडे बन गए, बदमाश बन गए, लुटेरे बन गए और पूरी सल्तनत में अव्यवस्था करने लगे।
तो इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक का खुरासान अभियान हुआ ही नहीं, उसकी योजना ही बनी थी। और यह बहुत अच्छा हुआ कि हुआ नहीं अभियान। यदि हो जाता तो ये 3,70,000 सैनिक जाते, और इनमें से कितना जिंदा लौटते कहा नहीं जा सकता था, क्योंकि हमारा उस क्षेत्र से कोई कोई लेना देना ही नहीं है ना। आप बीच के किसी साम्राज्य को, किसी व्यक्ति के राज्य को लांघ कर कैसे आप दूसरी जगह जाकर कब्जा कर सकते हो। तो यह जो उसकी योजना थी, यह योजना विफल हो गई, और उसके लिए जो लोग पागल शब्द काम में लेते हैं, उन लोगों को अपनी बात के पुष्टि करने के लिए एक और तथ्य मिल गया, खुरासान अभियान। और इसके जो आगे की बात है वह अपन कराचील अभियान को लेकर करेंगे। तो तब तक आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्ते।